नमस्ते दोस्तों और स्वागत है स्टडी टू स्टडी की ऐतिहासिक सीरीज राजवंश में। पिछले एपिसोड में हमने हिंद, यूनानी, शक और पार्थियन शासकों की बात की थी, लेकिन आज हम एक ऐसी जबरदस्त शक्ति की कहानी जानेंगे जिसने इन सबको हटाकर एक विशाल साम्राज्य बनाया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत को सीधा रोमन एम्पायर से जोड़ दिया और एक इंटरनेशनल सुपर पावर के तौर पर उभरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुषाण वंश की। तो चलिए आज का सफर इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत की सीमाओं को मध्य एशिया से लेकर रोमन साम्राज्य तक फैला दिया और व्यापार और संस्कृति का एक बिल्कुल नया अध्याय लिख दिया? जवाब है कुषाण। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये तो जैसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक मजबूत पुल था जिसने दुनिया की दो महान सभ्यताओं चीन और रोम को एक साथ ला खड़ा किया। तो सवाल ये है कि ये कुषाण थे कौन और ये भारत पहुंचे कैसे? चलिए जरा शुरू से शुरू करते हैं और इनके उदय की कहानी देखते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि कुषाण असल में मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति यूची का हिस्सा थे। पहली सदी के आसपास उनके पहले राजा कुजुल कडफिसेस ने पार्थियनों को हराया और उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाण सत्ता की नींव रखी। और बस यहीं से एक नए दौर का आगाज हुआ। हर बड़ी डायनेस्टी का एक सुपरस्टार होता है ना? कुषाणों के लिए वो नाम था कनिष्क, एक ऐसा सम्राट जिसका कद इतना बड़ा था कि उसकी तुलना अक्सर इतिहास के एक और महान शासक से की जाती है। जी हाँ, दूसरा अशोक। सोचकर देखिए कितनी बड़ी उपाधि है ये। जैसे अशोक ने अपनी विजयों के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और फैलाया, ठीक वैसे ही कनिष्क ने भी अपनी जीतों के साथ साथ बौद्ध धर्म को दूर दूर तक पहुंचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। ये साल 78 ईस्वी भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। पर क्यों? ऐसा क्या खास हुआ था इस साल? इसी साल कनिष्क सिंहासन पर बैठे थे। अपने राज्यारोहण को यादगार बनाने के लिए कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यही कैलेंडर आज भी भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। सोचिए, उनकी विरासत आज तक हमारे साथ है। कनिष्क का साम्राज्य कोई छोटा मोटा नहीं था। ये मध्य एशिया से लेकर पूर्व में पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था और उन्होंने दो राजधानियां बनाई। एक पुरुषपुर यानी आज का पेशावर, जो उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर था, और दूसरी मथुरा, जो कल्चर और आर्ट का हब थी। कितना स्मार्ट प्लान था, है ना? लेकिन कनिष्क का सबसे बड़ा योगदान शायद बौद्ध धर्म के लिए था। उन्होंने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति यानी एक बहुत बड़ी मीटिंग करवाई, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और इसी मीटिंग में बौद्ध धर्म दो रास्तों में बंट गया। हीनयान, जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर चलता था, और महायान, जिसने बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी। इसने आम लोगों के लिए भक्ति का एक नया और आसान रास्ता खोल दिया, और कनिष्क वो महायान शाखा के सबसे बड़े सपोर्टर बने। कनिष्क सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि ज्ञान के भी कद्रदान थे। उनका दरबार तो जैसे जीनियस लोगों का जमावड़ा था। वहां अश्वघोष जैसे कवि थे जिन्होंने बुद्धचरित लिखी, नागार्जुन जैसे महान फिलोसोफर थे, और चरक जैसे महान डॉक्टर भी थे जिनकी चरक संहिता आज भी आयुर्वेद की बाइबल मानी जाती है। तो इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी कला, इतने विद्वान, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? क्या था कुषाणों की दौलत का राज? चलिए पता लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, अपने समय में कुषाण साम्राज्य दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक गिना जाता था। पर सवाल वही है, कैसे? उनका राज एक रास्ते में छिपा था, एक ऐसा रास्ता जो सोने और रेशम से बना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिल्क रूट की। कुषाणों ने इस प्राचीन व्यापार मार्ग की सबसे जरूरी ब्रांच पर अपना कंट्रोल कर लिया था, जो चीन से रेशम और मसाले लेकर रोमन साम्राज्य तक जाती थी। अब जरा सोचिए, चीन से रेशम जा रहा है, रोम से सोना आ रहा है, और बीच में कौन है? कुषाण। वो इस इंटरनेशनल हाईवे के टोल कलेक्टर थे। हर काफिला जो वहां से गुजरता उनकी तिजोरियां भरता जाता था। ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये एक सोने की नदी थी जो उनके साम्राज्य से होकर बहती थी। और अगर आपको उनकी अमीरी का कोई ठोस सबूत चाहिए तो उनके सिक्के देखिए। कुषाणों ने भारत में सबसे शुद्ध, प्योरेस्ट सोने के सिक्के जारी किए। ये सिक्के सिर्फ करेंसी नहीं थे, ये उनकी ताकत और समृद्धि का एक खुला ऐलान थे।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर महान साम्राज्य का सूरज कभी न कभी ढलता है। तो चलिए अब कुषाणों के पतन और उनकी उस विरासत पर नजर डालते हैं जो वो हमेशा के लिए छोड़ गए। कुषाणों ने जो विरासत छोड़ी वो कमाल की थी। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को मध्य एशिया से लेकर चीन तक पहुंचाया। आर्ट में तो जैसे उन्होंने क्रांति ही कर दी। एक तरफ गांधार कला, जिसमें ग्रीक और इंडियन स्टाइल का एक खूबसूरत संगम था, और दूसरी तरफ पूरी तरह से भारतीय मथुरा कला। लेकिन अफसोस, कनिष्क के बाद उतने ताकतवर शासक नहीं हुए और धीरे धीरे तीसरी सदी आते आते ये विशाल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। भारत में एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस बिखराव के बाद भारत में फिर से एकता कैसे आई, और वो कौन सा राजवंश था जिसने भारतीय इतिहास के सबसे सुनहरे पन्ने लिखे, जिसे हम स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते हैं? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में, जब हम सफर करेंगे गुप्त राजवंश के शानदार दौर में। हम मिलेंगे चंद्रगुप्त प्रथम से, भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त से, और महान विक्रमादित्य की विजय गाथाओं को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मगध में एक नई शक्ति ने जन्म लिया और क्यों उस दौर को कला, विज्ञान और साहित्य में हुई जबरदस्त तरक्की के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस शानदार कहानी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके लिए स्टडी टू स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें।